हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का एक बार फिर से हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपने ऑनलाइन हब पे वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्त, आप लोग जैसा कि जानते हो कि मैं JSSCGL का साइंस का सेट करवा रहा हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ताकि हमारे बच्चे को जब JSSCGL साइंस का एग्जाम देने जाए तो उनको साइंस का जो 20 क्वेश्चन हो वो हमारा ही प्रैक्टिस सेट से आए। इस उद्देश्य से मैं सेट पे सेट करवाते चला जा रहा हूं। और आज की जो सेट की संख्या है वो कितने नंबर है, वो आप देख सकते हैं कितने नंबर दिया हुआ है। तो आज हम लोग 29 नंबर सेट करने वाले हैं, यानी इससे पहले हम 28 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अब आप लोग को करना है क्या प्यारे मित्र, आज का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आज का जो आप क्लास देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे साइंस का प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। आप लोग को इधर उधर कहीं नहीं खोजना है, जाइए आज का क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइंस का प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, आपको पूरा प्लेलिस्ट दिख जाएगा। 29 वीडियो का लेक्चर आपको दिख जाएगा मेरे दोस्तों। तो इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, इतने क्वेश्चन करवा दिया हूं कि पूरा साइंस आपका इन्हीं इन्हीं सेटों में से आपका आएगा, है ना। और फोन करके आप बताओगे कि सर सच में रियल में आया था। तो चलिए, ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, और पीडीएफ का टेंशन बिल्कुल मत लेना। पीडीएफ जो है आपको, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया टेलीग्राम चैनल का। आराम से वहां से आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल, ये टेलीग्राम को इंस्टॉल करके वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और क्लास समाप्त होने के बाद इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए, ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य विज्ञान का एकदम सीरीज चल रहा है, एकदम JSSCGL को बर्बाद करने के लिए। क्लियर है? चलिए चलते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों में से किन्हीं से आना चाहिए। तो न लेट कीजिए न वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर को एकदम तड़के में बता के बताओ मेरे दोस्त। कहा गया है कि विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? पहला है स्किन यानी कि त्वचा, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, और लीवर यानी कि यकृत। चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। ये क्वेश्चन रहा, ये चार ऑप्शन रहा। जल्दी से बताइए कमेंट करके कि आपका कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और जब मैं 20 क्वेश्चन का ये जो सेट लेकर आया हूँ, ये जो सीरीज लेके आया हूँ, जब मैं 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना आप लोग कि 20 में से कितना आपका सही है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि हमारे बच्चे का लेवल अभी किस रूप का है, मुझे और किस प्रकार के क्वेश्चन उन्हें करवाने की जरूरत है। तो ना लेट करना प्यारे मित्र, ना वेट करना, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो प्यारे मित्र, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ना तो आपका सी है, ना ही आपका डी है, नहीं आपका बी है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ा अंग है वो क्या होता है? स्किन होता है। लेकिन अगर यहीं पर लार्जेस्ट ऑर्गन की जगह, प्यारे मित्र, लार्जेस्ट जो आपका क्या लिखा हुआ ऑर्गन, इसके जगह अगर हम लोग बोलते लार्जेस्ट ग्लैंड लगा देते, तब इसका राइट आंसर हो जाता क्या? तब इसका राइट आंसर होता लीवर। क्या होता मेरे दोस्त? लीवर। तो इस बात को याद रखना। क्लियर है कि लार्जेस्ट अगर ग्लैंड पूछी जाती तो हमारा आंसर क्या होता? लीवर होता। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर पूछा गया लार्जेस्ट ऑर्गन, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? स्किन होगा। त्वचा जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग मानी जाती है, ठीक है। तो चलिए आइए, इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी हम लोग हासिल करते हैं, हमेशा की तरह, जैसा कि मैं हमेशा करवाते आया है आपको। देखिए, इस प्रकार से आंसर की लगा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तब, है ना। इस प्रकार से आंसर की लगा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा जब आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं। तो ये देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन एकदम दे दिए हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से लिखा गया है मेरे द्वारा। अब आपको करना क्या है, इसको डाउनलोड करना है। रात में सोते समय जरूर एक बार देख के सोइएगा, ताकि आपका नॉलेज क्या हो पाए, दूसरों से आगे निकल पाए, तभी तो आप कंपटीशन की दुनिया में आगे निकल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा आप करेंगे। और हम लोग लेंगे अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। बैरोमीटर, ये आप देख रहे हो ना, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की बात करना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन पूछी कहाँ गई है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है मेरे दोस्तों, ये लगभग लगभग सारे एग्जामों का पूछा हुआ है। सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं ना। ये सारे एग्जामों में क्या किया गया है? पूछा गया है। अब यहाँ से हम बात करते हैं बैरोमीटर, और ये जो क्वेश्चन है वो सारी जगह आ चुके हैं। अब बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? इवांजेलिस्ता टोरिसेली, चार्ल्स जेवियर थॉमस, एडवर्ड टेलर और गुस्ताव
ताउसेक, ये 4 व्यक्ति हैं, 4 साइंटिस्ट हैं। इन साइंटिस्टों में से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जो बैरोमीटर का आविष्कार किए थे? अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक है ना, अगर धीरे धीरे बढ़ता घटता है तो क्या होता है, और अगर अचानक बढ़ता है तो क्या होता है, या फिर धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है। इससे रिलेटेड भी हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल तो बताइए कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार करने वाला व्यक्ति ना तो बी था, ना ही सी था, और ना ही डी था। बैरोमीटर का जो आविष्कार किए थे वो एवांगेलिस्ता किए थे। कौन किए थे? एवांगेलिस्ता टॉरिसेली के नाम के व्यक्ति किए थे। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अब आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ विशेष जानकारियां आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन, ये विशेष जानकारियां हैं। ये क्या है? विशेष जानकारियां हैं। इसे क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीन से ले सकते हो, या फिर टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ना चाहते हो तो वहां से भी आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए क्या होगा। लिखा है हमसे, डेलोनिक्स डेलोनिक्स रेजिया रैफिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। देखिए आप देख रहे होंगे ना, सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है 2023 में, है ना, 2023 में एग्जाम हुआ, तो उसमें क्या देखिएगा 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसमें साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हो सकता है कि आपके झारखंड जेएसएस सीजीएल वाले जो कमीशन है उन्होंने हो सकता है कि सीजीएल 2023 और 22 का पेपर देखा होगा, तो उम्मीद करता हूं कि वहां से भी आपको क्वेश्चन देने का काम कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को साइंटिफिक नेम का भी क्वेश्चन जरूर याद रखना है। तो डेलोनिक्स रेजिया जो है रैफिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला है बरगद का, दूसरा गुलमोहर का, तीसरा इमली का, चौथा चीकू का। क्या आप जवाब दे पाएंगे? अगर जवाब दे पाएंगे मेरे दोस्त तो लेट ना करो, ना वेट करो, लगा दो आग पानी में और बना दो साइंस के क्वेश्चन को तूफानी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नहीं आपका ए है, नहीं आपका सी है, नहीं आपका डी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि गुलमोहर। क्या है मेरे दोस्त? गुलमोहर। अब आइए इससे रिलेटेड जानकारी देख लेते हैं। ये देखिए कितने बेहतरीन जानकारी आपको मैं लिख के द्वारा दिया हूं। इसे क्या करना है, आपको पढ़ना है हमेशा की तरह, ठीक है, और आंसर लगा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि अमीवा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। कौन से प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? अमीवा बिलोंग्स टू द फाइलम। किस फाइलम से बिलोंग करता है? प्रोटोजोआ, एलिनीडा, पोरीफेरा या प्लेंटेहेल्थेल्मिज। अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन लगभग सारे एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारे एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग सारे एग्जामों में ये पूछा हुआ है, कि मैंने इस चीज को देखा है कि अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चन ये जो है कि अमीबा किस प्रजाति में आते हैं, किस फाइलम में आता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होना चाहिए, है ना मेरे दोस्त। तो 4 का जो आंसर होगा प्यारे मित्र वो क्या होगा? तो ना ही उसका आंसर बी होगा, ना ही उसका सी होगा, ना ही उसका डी होगा। अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कुछ और भी इससे संबंधित जानकारियां। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया साफ साफ कि अमीबा एक क्या है? प्रजाति है जो फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आती है। तो इस तरह का अगर डिटेल्स अगर जानकारी आप देखना चाहते हैं, है ना, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको आंसर लगा हुआ पीडीएफ आपको मिलता हुआ चला जाएगा क्लास के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी सफेद फास्फोरस है? पहला है P1, P6, P4, P5। विच अमंग द फ्लोइंग इज व्हाइट फास्फोरस यानी कि सफेद फास्फोरस किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो व्हाइट फास्फोरस का लिए इस्तेमाल की जाती है? तो ना एक करते हैं, ना ये बी करते हैं, ना डी करते हैं। व्हाइट फास्फोरस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं P4, यानी P4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5। माय डियर स्टूडेंट्स, ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से एक बार शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से एक बार इस लिंक को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो। बस मैं आप लोगों से गुरुदक्षिणा के रूप में यही मांगना चाहता हूँ। और अगर आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं, अगर आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं तो मैथ का जो लाइव क्लास है, मैथ का ये स्पेशल जो मैथ है वो JSSC CGL को टारगेट करके करवाया जा रहा है। तो लाइव क्लासेस इसकी मिल जाती है आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, है ना। शाम में कितने बजे? 6 बजे आप लोग हमारे साथ लाइव क्लासेस कर सकते हो मैथ का।
मैथ का डेली लाइव क्लास चलती है शाम में 6 बजे। तो लाइव क्लास करना चाहते हो तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे द्वारा लाइव क्लास करवाया जा रहा है। अब आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ विशेष जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कुछ विशेष जानकारी है। सफेद फास्फोरस रासायनिक तत्व फास्फोरस के समान अपरूप से निर्मित एक पदार्थ है। यह चतुष्फलकीय संरचना के 4 परमाणुओं से बने होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्यारे मित्र, क्या लिखा हुआ है देखिए, क्षारीय धातुओं का गुण क्या है। कहता है कि एल्कली मेटल्स कैन क्या कर सकता है जी, बी हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर अति अस्थिर होती है, ये महा गलत है। वेपराइज एट रूम टेम्परेचर, ये प्योर गलत है। इजिली गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये तो पूरा का पूरा गलत है। तो भाई 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो हमें गलत ही लग रहे थे। एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो एल्कली मेटल्स के लिए ना ए सही है, ना बी सही है, ना सी सही है। तो भाई है क्या, तो एल्कली मेटल जो होते हैं वो इजिली लूज करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगी, डी होगी। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको अगर जानकारी देखना है तो आइए आपको जानकारी दिखाने के काम करते हैं कि कितने बेहतरीन बेहतरीन जानकारियां इस चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए लेकर आए हैं। ये देखिए पूरा का पूरा रिलेटेड जानकारियां हैं और आंसर सहित आपको दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए क्या होगा। ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम सुपर क्वेश्चन है। आप लोग ही बोलते हो सर जरा सा टफ टफ लेवल का करवाइए, तो देखो भाई क्वेश्चन कितने प्यारा प्यारा लेकर आया हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस में कर लोगे ना तो भाई झारखंड सीजीएल में किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे आप हवा में उड़ा दोगे। तो बताइए सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है। किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है। पहला है आपका है एल्गल ब्लूम्स का, लाइकेंस का, ब्रायोफाइट्स का, या फिर बोथ ए बी एंड सी। तो मेरे दोस्त क्या आप आंसर दे पाएंगे, कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। मैं आपसे आंसर देखना चाहता हूं कि कितने मेरे भाई बंधु हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता लिया हूं आप लोगों से, क्या आप आंसर दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ना ही आंसर ए है, आंसर कौन होगा, बी और सी। बी और सी यानी कि बोथ, तो आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। यानी जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रदूषण होते हैं निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है। तो एक तो हमारा है लाइकेंस का, दूसरा है ब्रायोफाइटा का। इसलिए हमारा आंसर होगा बी एंड सी बोथ वाली, जो कि हमें कहाँ दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी में। अब इससे रिलेटेड आइए कुछ जानकारियां भी आपको देता हूं, इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां भी आपको देता हूं। अब ये देखिए इस रिलेटेड जानकारियां हैं, इसे आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। लेकिन पढ़ना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पढ़ने से क्या होगा, आपका नॉलेज क्या होगी, बढ़ेगी। और क्या होगा, कंपटीशन में दूसरों से क्या निकल पाओगे, आगे निकल पाओगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं। जब वस्तु का एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी। यानी कोई वस्तु अगर स्टेबल है तो वो स्टेबल ही रहेगी, है ना। और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाया ना जाए। तो इसे क्या बोला गया है, न्यूटन का कौन सा नियम है। इस क्वेश्चन की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, आंसर की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछी गई है। तो मेरे दोस्त एकदम लिख लो बढ़िया से, ये क्वेश्चन जो है ना वो लगभग भारत में जितने भी एग्जाम है सबका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और आपको आंसर भी बताना है कि किसका राइट आंसर क्या होगा। यह न्यूटन का कौन सा नियम है। बोला गया है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर चेंज ना करे, तो वो स्थिर ही रहेगी। यानी कि ये कौन सा नियम को बताती है, न्यूटन का कौन सा नियम है। फर्स्ट नियम तो नहीं है, थर्ड नियम भी नहीं है, फोर्थ नियम नहीं है, तो भाई आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये जो चीजें बताती है वो न्यूटन के सेकेंड नियम में बताई गई है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी, या फिर जब तक या फिर जब कोई वस्तु गतिशील है तो वो तब तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। अब इससे रिलेटेड जानकारी भी आपको मैं देने का काम करूंगा। ये देखिए इससे रिलेटेड जानकारियां आपको दे दी गई है, आराम से इसे प्यार से इज्जत के साथ पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन को बर्बाद कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा प्यारे मित्र, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे दो, जल्दी दो जल्दी दो, दोगे तब ना मजा आएगा। केवल मैं ही बताता चला जाऊंगा तो फिर मजा तो आएगी नहीं ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कभी कभी कि आप लोग भी आंसर देंगे, तो जल्दी से बताओ
लिखा हुआ है व्हाट विल हैपन इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एंड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। कहता है क्या होगा यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए, ठीक है ना, नीचे क्या किया जाए, गिराया जाए, और हवा का प्रतिरोध ना हो। इस क्वेश्चन की चर्चा सबसे पहले करेंगे। तो इस क्वेश्चन जो है एग्जामिनर्स, ये ऑल एग्जाम में पूछा हुआ है, ये सारे एग्जामों का पूछा हुआ है, ऑल एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को बड़ा ही बेहतरीन ढंग से क्या रखना, माइंड में सेट कर लेना। हो सकता है कि क्वेश्चन तेरे सीजीएल में भी देखने को मिल जाए। तो क्या होगा जल्दी से बताइए। इट विल फॉल विथ अ कांस्टेंट स्पीड एंड एक्सेलरेशन, वह एक स्थिर गति और त्वरण के साथ नीचे गिरेगी, उसका त्वरण कम हो जाएगा, है ना। बोथ स्पीड एंड एक्सेलरेशन विल इंक्रीजेज, या इट्स स्पीड विल इंक्रीजेज। क्या होगा, तो देखिए जब कोई वस्तु जो होती है ना अत्यधिक ऊंचाई से जब नीचे गिराया जाता है और हवा का प्रेशर बिल्कुल भी ना हो, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ उस पर क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल ही काम करता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करता है। तो ऐसे में उसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए भी नहीं सही है, बी भी नहीं सही है, सी भी नहीं सही है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। अब इससे रिलेटेड आओ, हमेशा की तरह इस बार भी जानकारी देते हैं आपको। ये देखिए इससे रिलेटेड जानकारियां आपको लगा दी गई है। कुछ बच्चे कमेंट ने किया था कि सर जब आप डिटेल्स जानकारी देते हो ना, जब आप एक्स्ट्रा नॉलेज देते हो, तो जरा सा आप साइड हो जाइएगा कुछ समय के लिए। तो देखो मैं साइड हो चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन इन द ह्यूमन बॉडी। बताओ, इस क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है। ये बहुत ही क्या है, पॉपुलर क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये पॉपुलर एकदम क्वेश्चन है, इसे एकदम याद रखना, है ना। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, इसे क्या करना, एकदम याद रखना। और ये ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम आए हैं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम आए हैं, ये सभी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनुष्य के शरीरों में, है ना, मनुष्य के शरीरों में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है ना। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 206, 103, 309 या 412। तो ना इसका आंसर बी है, ना सी है, ना डी है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखना ही नहीं था, सीधे ऑप्शन देखना था और टिक मारकर चलाना था, क्योंकि इतने बार ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपको डिटेल जानकारी दे दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। लिखा है एम्ब्लिका, है ना, ऑफिसिनेलिस, है ना, एम्बिका, है ना, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका वैज्ञानिक नाम है, जल्दी से बताओ। पहला ऑप्शन है पीपल, मैंगो, आंवला या फिर सहजन। किसका है बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए है, ना बी है, ना डी है। ये बोला जाता है एम्ब्लिका ऑफिसिनेल्स, बोला जाता है आंवला को। किसको बोला जाता है, आंवला को बोला जाता है। तो आज के बाद घर में जब आंवला बोलिएगा पापा को लाने के लिए, तो ये नहीं बोलिएगा पापा आंवला लेके आइएगा, पापा को बोलिएगा कि एम्ब्लिका ऑफिसिनेल्स लेके आइएगा पापा। क्या बोलिएगा, अंबिका ऑप्शनल्स लेके आइए पापा, ठीक है। तो पापा बोलेंगे बेटा ये तो बेटा मेरा क्या हो गया, एक नंबर पढ़ाकू निकला रे, आजकल आंवला को बोलता है, क्या पता है, एम्ब्लिका ऑफिसिनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 11 नहीं 12। 12 का जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। यहां पर बात बोल रहा है स्पंज का। स्पंज जो होता है वो किस फाइलम में आता है, जल्दी से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्पंज किस के आता है, स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, प्रोटोजोआ, एलिनिडा, पोरीफेरा या आपको निरेरिया। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। स्पंज के बारे में पूछ रहा है कि स्पंज जो है वो किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, यानी किस फाइलम के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है। तो स्पंज जो आता है मेरे दोस्त, वो आती है ना तो प्रोटोजोआ होता है, ना तो वो एलिनिडा होती है, ना ही वो आपको निडेरिया होता है। क्या होता है, वो पोरीफेरा के अंतर्गत आती है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 12 का क्या, सी। नेक्स्ट डिटेल्स जानकारी देखिए यहां पर है, आराम से इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो लगाएगा आपकी फेरा, किसकी, तो फेरा किसकी लगती है, सबको पता है, लेकिन नौकरी के बाद लगना चाहिए। क्या है, निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है। रिलीज ऑफ विच एमंग द फ्लोइंग इज द प्राइमरी रीजन
फॉर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन। बात हो रही है डिप्लीशन का, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। भाई ओजोन लेयर का जो क्या हो रहा है, ह्रास होती है, यानी कि ह्रास होती है उनमें, उसका जो लेयर जो बर्बाद हो रही है, ओजोन होल लेयर जो होती है वो क्या हो रही है, दिन पर दिन क्या हो रही है, वो नष्ट होते जा रही है। तो उसमें नष्ट जो हो रही है उसकी मेन अहम भूमिका कौन निभाती है? पहला है नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसमें जो अहम भूमिका निभाती है वो ना तो नाइट्रस ऑक्साइड निभाती है, ना तो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड निभाती है, ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड निभाती है। निभाती कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगी? सी होगी। अब हम चलेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 14। 14 में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मोलिक्यूल्स इज ज्वाइंड बाय डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड किसमें होता है? निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है? ऑप्शन है Cl2, O2, N2, He2। क्या है बताइए? डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। तो वो ना तो क्लोरीन में होता है, ना तो नाइट्रोजन में होती है, ना वो हीलियम में होता है किस में है? होता है आपका ऑक्सीजन में। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी भी देखो आप। ये देखिए पूरा जानकारी आपको लगा दिया गया है, आराम से प्यार से एकदम आराम से इज्जत के साथ क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? विच गैस कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट? पहला है वाटर वेपर, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन के एक बारे में चर्चा अगर करूं तो ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही, है ना, पॉपुलर क्वेश्चन है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जिसको मैं पॉपुलर लिख दूं ना, समझ जाना उस पर ध्यान देने की क्या है? आवश्यकता है, क्योंकि ये बार बार हर एक एग्जामों का क्या है? पूछा हुआ है। तो ये सारे एग्जाम में, यानी कि ऑल एग्जाम में ये पूछा हुआ है। तो जल्दी से बताओ कि ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे सर्वाधिक जो भाग देने वाली गैस है वो कौन है? ना तो ओजोन है, ना तो ऑक्सीजन है, ना तो नाइट्रोजन है। वो कौन? तो वह है वाटर वेपर। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो लेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। लिखा है कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापा जाता है? विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीमेंस? सीमेंस में किसको मापते हैं? हमसे ये पूछा जा रहा है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। और ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों का पूछा है, ये भी क्वेश्चन आपका पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग जरूर आंसर देंगे। चलिए जल्दी से बताइए, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। और ये सारे एग्जामों का पूछा हुआ है, जाके आप पेपर को तो जरा एक बार देख लेना मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, ना ही वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ना ही वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। तो हम लोग सीमेंस को मापते हैं किसमें? आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में बोलते हैं, है ना। जो रेजिस्टेंस का क्या होता है? उल्टा होता है। यानी प्रतिरोध का क्या होता है? उल्टा। कौन? कंडक्टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का डिटेल्स जानकारी आपको पहले सबसे पहले दिखाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का डिटेल्स जानकारी रही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो फिर पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि यहाँ पर गति नहीं होगा, यहाँ संवेग में परिवर्तन होगा। संवेग, संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? गति नहीं, क्या होगा? संवेग। मोमेंटम का हिंदी होता है संवेग। तो बताइए संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है एरिया कहलाएगी, प्रेशर कहलाएगी, फोर्स कहलाएगी, या फिर वेलोसिटी कहलाएगी। तो संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे ना तो एरिया कहा जाता, ना प्रेशर कहा जाता, ना वेलोसिटी, उसे कही जाती है फोर्स। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी विल बी द राइट आंसर। अब आओ इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स जानकारी दिखाते हैं। ये देखो साफ साफ लिखा गया है, साफ साफ यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? देखिए, संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि डायरेक्टली क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। ये सारी बातें लिखी गई है, आप आराम से पढ़ना चाहो तो पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है जी? मस्तिष्क ज्वर, मस्तिष्क ज्वर
ठीक है ना। नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ब्रेन फीवर, क्या बोला गया? ब्रेन फीवर इज अ डिजीज स्प्रेड थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग, किसके द्वारा होती है जी? मक्खियों के द्वारा, मच्छरों के द्वारा, वायरस के द्वारा या कॉकरोच के द्वारा। तो ये ना तो आपकी मक्खियों के द्वारा फैलती है, ना वायरस के द्वारा, ना ही आपको कॉकरोच के द्वारा। ये होती है किसके द्वारा? मॉस्किटो यानी कि मच्छरों के द्वारा फैलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रेन फीवर के नाम से जानते हैं। अब इससे रिलेटेड आपको जानकारी अगर देखना है तो आइए देखते हैं। ये देखिए इससे रिलेटेड क्या है, जानकारी आपको लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? कहता है मैंग्रोव वे पेड़ है जिनमें होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है। तब तक आप आंसर दो, तब तक मैं कुछ बताता हूं। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और ये देखा जाए तो भाई मैं बताना चाहूँ इस क्वेश्चन के बारे में, तो ऑल ओवर एग्जाम जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें कि जीएस पूछे जाते हैं, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो मैंग्रोव्स प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? मैंग्रोव्स आर प्लांट्स दैट हैव मॉडिफाइड रूट होते हैं, या मॉडिफाइड रूट होते हैं, या रेस्पिरेशन रूट होते हैं, या रेस्पिरेशन स्टेम होते हैं। बताइए, मॉडिफाइड रूट होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी रूट होता है, या रेस्पिरेटरी स्टेम्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना तो ए सही है, ना तो बी सही है, ना डी सही है। सी राइट आंसर इज है। ठीक है, इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर डिटेल्स जानकारी के रूप में आपको विशेष चीजें लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और सेट नंबर जो JSS का साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है, उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों ने 20 में से कितना सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा कि 20 में से आप कितना आंसर सही कर पाए हैं। अगला क्या है? रोडेसिया अस्केरियस। जो रोडेसिया अस्केरियस है वो किसका साइंटिफिक नेम है, हमसे ये पूछा गया है। चूहा का है, आपको प्लेटिपस का है, या गिलहरी का है, या बीवर का है? तो ये ना तो आंसर चूहा होगा, ना ही आंसर उसका प्लेटियस होगा, आपको ना ही आंसर उसका बीवर होगा। आंसर क्या है उसका? गिलहरी। तो जो हमारा ये है रोडेसिया आस्केरियस, ये किसका साइंटिफिक नेम है? गिलहरी का। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी, आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताओ कि जो JSS का साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 जो मैं करवाया, ये आप लोगों को कैसा लगा। और अगर जितने मेरे भाई बंधु हैं वो अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले क्लास को मन से इज्जत के साथ प्यार से देखिए, और अगर क्लास अच्छी लग गई हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से पहले चला जाए, ताकि आप मेरे साथ आसानी से जुड़ पाओ। और अगर क्लास बेहतरीन लगी होगी और खुश हो गए होंगे तो एक बार जरा सा मेरे दोस्त बस गुरु दक्षिणा के रूप में यही काम करना है कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, ताकि हमारे को भी भलाई जरा सा हो पाए। और मैं क्लास इसी तरीका से लेता रहूंगा, आपको किसी भी प्रकार के कोई टेंशन नहीं है। अगर आप लोग मैथ लाइव पढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो शाम के 6 बजे, मंडे टू सैटरडे शाम में 6 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हो। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आप लोगों से JSS का साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 लेकर कल। तब तक के लिए आपका जो बचा हुआ दिन है वो एकदम अच्छा बीते, मस्त बीते, जबरदस्त बीते, तंदुरुस्त बीते, और उम्मीद करता हूँ पहले से हमेशा अच्छा रहो, खुश रहो।